Hello dear students, welcome in my YouTube class once again। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं इन अ पीरियड, वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड। किस तरीके से ये वेरी करता है इन अ पीरियड। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या इफ़ेक्ट होता है। एक्चुअली अगर आप देखो तो जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर हम जब मूव करते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो इसको अगर हम समझें तो इसमें देखो हमने क्या बताया कि जनरली लेफ़्ट टू राइट जब मूव किया जाता है पीरियोडिक टेबल में तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है, इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो पहला तो रीज़न ये है कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेल नंबर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? सेल नंबर आपका कांस्टेंट होता है। सेल नंबर कांस्टेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज करता ही है और साथ में प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे बच्चों इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करने पे सेल नंबर तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, सेल नंबर आपका कांस्टेंट होता है। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो आपका इंक्रीज करता है लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे। और जैसा कि आपने पढ़ा भी है साइज ऑफ एटम जो होता है, ठीक है, साइज ऑफ एटम भी क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइज अगर डिक्रीज करती जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। मतलब आउटर सेल या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली बाउंड होंगे, ठीक है। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली निकाल पाना मुश्किल होगा। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी होगी। इसी वजह से लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो जनरली क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। इसके रीजंस क्या हैं? पहला तो रीज़न आप ये बताओगे ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट with increase in atomic number, and second one is the number of cells remains the same or the constant, ठीक है, in a period when we move from left to right in a period of the periodic table, and third one is the size of atom decreases from left to right, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरिएशन में आप ये बता सकते हो कि जनरली जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा देनी होगी। जितना ज़्यादा एनर्जी आप दोगे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी ज़्यादा लगती है उस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें पीरियड में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है आपसे। जैसा कि स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन है कि वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन इन अ पीरियड। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है पीरियड में, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है और आपने क्या पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये क्या है, एक्सेप्शन। इसको नोट कर लेना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी न इंक्रीज होकर किसका ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इन अ पीरियड। तो इसका रीज़न देखो क्या है बच्चों। सबसे पहले तो आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करो तो आपको क्या मिलेगा, 1s2
2s2 और 2p3 मिलेगा, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन का आप करोगे तो 1s2 2s2 और 2p4 मिलेगा। अब जरा देखो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड सेल में प्रेजेंट हैं, सेल दोनों का सेम है। अब P यहाँ भी है सब सेल, यहाँ भी P सब सेल है, दोनों के सब सेल भी सेम है। अंतर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे P में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको हमने क्या बताया था, P में जब 3 इलेक्ट्रॉन्स है दिस इज हाफ फिल्ड केस, ये क्या होगा, हाफ फील्ड का केस होगा। जबकि P4 ऑर्बिटरली फील्ड का केस होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से नाइट्रोजन में, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कंटेन करता है नाइट्रोजन। इसी वजह से इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा देनी पड़ती है, या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा लगती है। इसी वजह से नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप देखोगे तो बेरिलियम और बोरान में अगर हम बात करें तो बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी न ज़्यादा हो के बेरिलियम की ज़्यादा होती है। इसका भी वही रीज़न है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2 होगा, बोरान का 1s2 2s2 और 2p1 होगा। आप ज़रा देखो बच्चों, यहाँ पे बेरिलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में है, यहाँ भी सेकेंड सेल में है, यहाँ सब सेल S है, यहाँ पे P सब सेल है। अब जैसा कि आप जानते हो S सब सेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है, तो S सेल उसके बाद P सेल होता है। तो S सेल और न्यूक्लियस के एस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एस सब सेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी। ये पहला फैक्टर यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू सब सेल। जबकि यहाँ पी सब सेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना थोड़ा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू एस सब सेल, ठीक है। और इसका दूसरा रीज़न आप क्या बता सकते हो कि यहाँ पे एस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसकी वजह से ये कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब 2s2 मतलब क्या है, ये कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स का केस है। जबकि 2p1 क्या है, एक ऑर्बिटरली फील्ड का केस है। तो कम्प्लीटली फील्ड होने की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में अमाउंट ऑफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा देनी होगी, जिसकी वजह से इसकी बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो पहला रीज़न तो आप सब सेल के बेसिस बता सकते हो, और दूसरा रीज़न आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बता सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है दैट इज़ वेरिएशन इन अ ग्रुप। अगर हम बात करें वेरिएशन इन अ ग्रुप, मतलब ग्रुप में किस तरीके से वेरिएशन होता है, तो जनरली क्या होता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ग्रुप में वो ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। वेन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जब ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे डाउन द ग्रुप आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसकी कई रीज़न है। पहला रीज़न तो आप ये जान लो कि नंबर ऑफ़ सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप आने पे। डाउन द ग्रुप आने पे नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी साइज़ क्या होती है, बढ़ती जाती है। साइज़ क्या होती है इनकी, बढ़ती जाती है। अब ज़रा देखो, साइज़ अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियस से जितने ज़्यादा साइज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारे सेल्स क्या होंगे, एक दूसरे को स्क्रीन का काम करेंगे। मतलब अब स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ इंक्रीज करता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो एक तरीके से पर्दे का काम करते हैं, जिन्हें हम शेल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और शेल्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली रिमूव किया जा सकता है। थोड़े से ही अमाउंट ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली स्केप किया जा सकता है। कहने का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, मतलब जब नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली, मतलब जो आउटर सेल या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, लूजली बाउंड होते जाएंगे न्यूक्लियस से। और लूजली बाउंड होने की वजह से वो क्या करेंगे, ईजिली स्केप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स विथ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि कम से कम एनर्जी लगती है। तो इसी वजह से डाउन द ग्रुप आने पे कम से कम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज करती है, और साइज़ इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच
में मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजीली स्केप हो जाता है विथ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पे। ठीक है, तो ये था वेरिएशन इन अ ग्रुप, आप इसको नोट कर लेंगे बच्चों। अब नेक्स्ट है एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जनरली देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, which element in each of the following pairs of elements would you expect to have lower first ionization energy? explain। फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्लोरीन और फ्लोरीन इन दोनों में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो आपको अगर आपको मैं बता दूं तो इन दोनों में फ्लोरीन और क्लोरीन का सबसे पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किसकी लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो आप देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, Cl का करके देख लो। फ्लोरीन का करोगे तो 1s2 2s2 2p5 आएगा, और क्लोरीन का करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 आएगा। अब जरा देखो फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में जा रहा है और Cl का लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में जा रहा है। तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि अगर क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में जा रहा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होगा, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, तो थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ईजी होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड सेल। ठीक है, इसका मतलब Cl के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में अमाउंट ऑफ एनर्जी कम लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, Cl की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स दैट Cl would have a lower ionization energy because atomic size of chlorine is more than that of fluorine। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लो इसकी साइज़ भी ज़्यादा होगी क्लोरीन की। अब फ्लोरीन में कितनी हैं, 2 ही सेल्स हैं। ठीक है, तो इसकी साइज़ थोड़ी कम होगी, और इसमें 3 सेल्स हैं इसलिए इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होगी, और जिसकी साइज़ बड़ी होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली निकाला जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दूं, सेकेंड थर्ड और फोर्थ आप अपने से करके मुझे बताएंगे क्वेश्चन। और नेक्स्ट एक चीज़ आपको बता दूं कि इस पूरी पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैसेज होते हैं, इनर्ट गैसेज जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सारे इन सारे गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, फुल फिल्ड होते हैं। फुल फिल्ड मतलब कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। इनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कम्प्लीटली। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेज एक ऐसी गैसेज हैं जो क्या करते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं। इसी वजह से इनसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैसेज होते हैं उन सारी गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई अगर होती है तो किसकी होती है, इनर्ट गैसेस की। मतलब लास्ट ग्रुप जो है आपका 18th ग्रुप, उन सारे एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हीलियम की होती है। अगर ऑर्डर आप देखना चाहो तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे सेल कम होगा, इसकी साइज़ सबसे कम होगी, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होगा। हीलियम की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद नियान की, उसके बाद आर्गन की, उसके बाद क्रिप्टॉन की, उसके बाद जेनान की, उसके बाद रेडान की। ठीक है, तो ये ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बोलते हैं, या फिर उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।